समय पे हमको 5 स्टार होटल में मिलेगा और समय पे हमको ढाबा में भी खाना पड़ेगा। अच्छे कलाकार बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है बेटा। और जो जिसको मजा आ जाए ना कला में, फिर तो वो कलाकार बन के रहेगा बेटा, उसको रोक कोई नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। Sri Gurubhyo Namah, Namaskaram. This is Vinay Tiwari and welcome to Personalities Through One Lens. Today I am with someone who is renownedly known for his incredible artistry in Chhau dance, a Padma Shri awardee and Sangeet Natak Academy awardee, Shashidhar Acharya ji. ऐसे तो कहा जाता है कि भारत में जितनी भी डांस फॉर्म है, सब अलग अलग जगह से, अलग अलग व्यक्ति समूह से, अलग अलग फेस्टिवल से हुआ है, निकला है बेटा। जी जी। ये डांस फॉर्म एक ऐसा डांस फॉर्म है जो एक थोड़ा सा अलग हटके है। ये राजा के कैंटोनमेंट से निकला। करेक्ट। तो इसके जो पिता माता थे वो योद्धा थे। वो एक ही बात मेरे को बोले थे कि बेटा देखो, जब क्लास होगा तब बेटा नहीं, बेटा। हाँ, जब क्लास के बाहर जाओगे तो आप मेरे बेटे हो, सब कुछ हो। कलाकार अगर समझदार आए तो कला में परिवर्तन, जो उस स्टाइल को ऊंचाई पर ले जाता है और फिर स्टेबल होता है, फिर हम निर्वाह करते हैं। जी। कला में परिवर्तन होना चाहिए समय के साथ। हाँ, समय के साथ। नहीं तो क्या होगा कि वो एक स्टैटिक हो जाएगा और स्टैटिक होने के बाद फिर बोरियत हो जाती है। कुछ विदेशियां आती थी, उनको हमारे गुरु लोग सिखाते थे, कोई बाहर से नहीं। आज अगर भारतवर्ष में सभी जगह में छाऊ देख रहे हो ना, तो ड्यू टू मी। चाय पिलाए, बिस्किट खिलाए, सीधे लेटर दे दिए कि टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल टेक क्लास ऑफ सेकंड ईयर। और आप आए थे? मैं आया था एडमिशन से हुआ था। अच्छे अच्छे एक्टर्स निकले हैं, राजकुमार राव। They all have come. अभी जितने लोग एनएसडी में प्रोफेसर हैं, सबको पढ़ाए हुए हैं। जितने डायरेक्टर को भी, अभी जितने एफटीआई में लड़के पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर बन के, सबको पढ़ाए हुए हैं, डीन तक। तो आपके लिए मुझे नहीं लगता है कि आपसे बेहतर कौन समझाएगा कि छाऊ क्लासिकल डांस है या नहीं है। एक तो तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ इसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कला जी, आर्ट फॉर्म अच्छा होना चाहिए, चाहे वो फोक। हमेशा ये प्रश्न उठता है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपको मर्म इसकी महत्व पता चला, आपको सुंदर लगा, आपको ऑथेंटिक लगा है, फिर शास्त्रीयता और फोक में क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई लेन देन नहीं है। जहाँ पॉसिबिलिटी है जी, वहाँ तुम डिमांड करो, वो जायज है। समय पे हमको 5 स्टार होटल में मिलेगा और समय पे हमको ढाबा में भी खाना पड़ेगा, और समय पे हमको हवाई जहाज में भी जाना पड़ेगा, और समय पे हमको 3 स्टार स्लीपर में भी जाना पड़ेगा। ये माइंडसेट अगर नहीं होगा तो फिर कला नहीं होगा। Sri Gurubhyo Namah, Namaskaram. This is Vinay Tiwari and welcome to Personalities Through One Lens. Today I am with someone who is renownedly known for his incredible artistry in Chhau dance, a Padma Shri awardee and Sangeet Natak Academy awardee, Shashidhar Acharya ji. Namaskaram sir. Thank you so much for agreeing to do this. और बहुत कुछ आपने किया है, बट जो सबसे ज़्यादा मुझे आकर्षक करता है आपके बारे में वो है आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व। जैसे आप लोगों से मिलते हैं, जैसे आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण था कि मैं आपसे बात करना चाहता था, जानना चाहता था कि what it takes to create a personality what we are today. After all this award and journey, I would like to start with how are you feeling, how are you doing, as we all know that you work so much across the globe. देखो, एक अच्छे कलाकार बनने के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है बेटा जी, बहुत जरूरी है। और ये चीज़ हमने अपने आप को नहीं बना, ये हमारी गुरु शिष्य परंपरा का एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। गुरु जब हमको सिखाता है ना, तो वो केवल डांस नहीं सिखाता है, वो हमारी पूरी चरित्र की गठन करता है, जो आज यूनिवर्सिटीज़ और इस पर नहीं है। हम भी पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, वो नहीं है। गुरु शिष्य परंपरा में हमें यही बताया गया है कि बेटा ये तपस्या है, ठीक है, और ये एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से आप चलोगे तो आप अपने मंजिल तक पहुंचोगे, और उस प्रोसेस पे चलने के लिए आपको एक अच्छा इंसान होना जरूरी है, नहीं तो फिर वो प्रोसेस आपके अंदर नहीं घुसेगा, ठीक है ना। तो हमने बचपन से ही इस कला को अपनाया, क्योंकि मैं इस कला का 5th जनरेशन का हूँ, 5वीं जनरेशन का हूँ, और शुभम 6th जनरेशन होगा अभी, अगर वो आगे अच्छा करेगा तो। जी जी जी। तो
मेरे पिताजी, उनके पिताजी, उनके पिताजी, उनके चाचा जी और उनके पिताजी, जी। बीच में एक चाचा जी आए, अच्छा। है ना, और वो सबसे बेस्ट चाचा जी थे मेरे फादर का, और सबसे बेस्ट गुरु भी कहोगे, है ना, जी। जो मेरे पापा बहुत इंस्पायर्ड हुए उनसे, मेरे फादर। जी। तो बचपन से मैं इस कला को घर में देखा सिखाते हुए, सीखते हुए बच्चों को, जी। तो मुझे भी इंटरेस्ट आया कि थोड़ा मैं भी सीख लूं, जी। क्या पता अच्छा काम हो जाए। जी जी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ मैंने इस कला को सीखा बेटा, और मैं केवल एक गुरु का शिष्य नहीं हूँ, मेरे फादर केवल एक गुरु नहीं है, जी। मेरे जिंदगी में 5 गुरु आए, और वो किसके लिए आए? मेरे फादर के लिए। मेरा तो मुझे तो कुछ पता नहीं था, लेकिन मेरे फादर ने कहा कि नहीं बेटा, मेरे से आपने जितना शिक्षा लेना था ले लिए, और आप सीख रहे हो, लेकिन दूसरों के पास भी जाओ, मेरे समतुल्य जो मेरे जो साथी हैं उनके पास भी अलग अलग गुण है, अलग अलग तरह की चीजें वो जानते हैं जो मैं नहीं जानता हूँ शायद, उनसे तो वो सीखो। तो मेरे 5 गुरु हुए टोटल। मेरे गुरुजी लिंगाचार्य, फिर नरशेखर बनबिहारी पटनायक, फिर आए विक्रम कुंभकार, फिर गुरु केदारनाथ साहू, और आखिरी में राजा के बेटे सुधींद्र नारायण सिंह दो। वाह। तो ये 5 गुरुओं से जो मैं सीखा इस कला को, अलग अलग सब लोग, मेरे सारे गुरुओं का जो एंगल था सिखाने का या सब्जेक्ट, अलग अलग ढंग से सिखाया उन्होंने। किसी ने मुझे थ्योरी पे अच्छा बनाया, किसी ने मुझे ताल पे बहुत मजबूत बना दिया, किसी ने सुर पे मजबूत बनाया, किसी ने डांस में मजबूत, टेक्निक पर, क्योंकि छऊ बेस्ड ऑन आंगिक अभिनय, और आंगिक अभिनय के लिए छऊ की जो शुरुआती फेज अगर आप देखोगे ना कि छऊ हुआ कैसे, जी, ये डांस फॉर्म आया कैसे, जी, ये डांस फॉर्म, ऐसे तो कहा जाता है कि भारत में जितनी भी डांस फॉर्म है सब अलग अलग जगह से, अलग अलग व्यक्ति समूह से, अलग अलग फेस्टिवल से हुआ है, निकला है बेटा। जी जी। ये डांस फॉर्म एक ऐसा डांस फॉर्म है जो एक थोड़ा सा अलग हटके है, ये राजा के कैंटोनमेंट से निकला। करेक्ट। तो इसके जो पिता माता थे वो योद्धा थे, राइट, वॉरियर, जो एक समय पे पाइका के नाम पर जानते थे, उड़ीसा। और ये कला छऊ ओड्रो देश की कला है, उड़ीसा, ठीक है। ओड्रो आज अलग है कि भाई आज आजादी के बाद उस एरिया को बंटवारा हो गया, 3 स्टेट में चला गया, 3 स्टेट में 3 छऊ हो गया, स्टाइल हो गया, सबके अपनी अपनी एंगल है, सब अपने अपने एंगल थे। और दूसरा बात है, मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि कोई भी आर्ट फॉर्म को एक दर्जा दिलाने के लिए, एक या ऊंचा करने के लिए, उसे एक अच्छा परफॉर्मर चाहिए जी, एक अच्छा समझदार परफॉर्मर चाहिए। सिर्फ नाचता हूं बोलकर नाचोगे तो कला नहीं उठेगी। कला को समझना है, अभिप्राय क्या है, क्या कर रहे हो ऑन स्टेज, आप क्या कर रहे हो, आप लर्निंग प्रोसीड्योर में कैसे आप सीख रहे हो, बॉडी आपका कहाँ रिएक्ट कर रहा है। कि आज जो आप कहते हो ना कि भाई साइकोफिजिकल, जी, हम लोगों ने तो, हमारी कलाएं तो कब से साइकोफिजिकल है। वो अंग्रेजी शब्द मत लाओ, देखो कि उसका अभिप्राय क्या है। भाई गुरु ने ऐसा हमको शिक्षा दिया है, ऐसा हमारे माइंड में बैठा दिया है, और कभी बाहर ही नहीं जा सकता है। नहीं तो 1 घंटे की परफॉर्मेंस में तुम अपने ही आर्ट फॉर्म को देख लो, कितने सारे मूवमेंट करते हो जी, जी। और वो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, वो बॉडी डिलीवर करता है, और वो जुड़ते जाता है, कड़ी से कड़ी जुड़ते जाता है, और किसी तरह से वो कहीं ब्रेक नहीं होता है। इसलिए मैं थिएटर वालों को ही बोलता हूँ, जब बोलते हैं सर हमको डायलॉग याद नहीं होता, मैंने कहा कैसे नहीं याद होता यार, क्यों नहीं याद होता है, पढ़ो सुनो, पढ़ने से ज्यादा सुनने से याद होता है। मेरे को ना, मैं रिहर्सल कराता हूँ, देखता रहता हूँ ना, पूरी डायलॉग मेरे मुंह पर आ जाती है, क्योंकि मैंने तो पढ़ा भी नहीं है, मैं तो सिर्फ पढ़ा और कैरेक्टर दे दिया। उसके बाद जब मैं कराता हूँ तो मुझे वो डायलॉग याद पड़ जाता है, और टाइम टू टाइम। तुम्हें कैसे नहीं याद आता है? तो मैंने कहा कि नहीं, हमारे प्रोसीड्योर में यही है कि हम तुम्हारे दिमाग में रिहर्सल करा के इतना बैठा देंगे कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं मसल मेमोरी बन जाएगा, ऑटोमेटिक डिलीवर हो। करेक्ट। द पीपल हु डोंट नो, लेट मी टेल यू, आचार्य जी also affiliated teacher and guru at NSD and National Institute of Film and Technology, right, across India. And not only that, he is a theater teacher across the globe. Now I want to start from the beginning. जैसे आपने बताया आपके 5 गुरु हैं, झारखंड सरायकेला छाव के आप गुरु हैं।
बचपन कैसा था जब आप उन दिनों को याद करते हैं? आपको अपनी पहला क्लासरूम मेमोरी कैसा था? कि क्योंकि जब हम आज के दौर में क्लास डांस के बारे में सोचते हैं, थिएटर के बारे में सोचते हैं, तो लोगों का अभिप्राय होता है कि हफ्ते में 2 दिन 1-1 घंटा। पर आपने बताया कि आपका पूरा वो गांव ही है जो अपने नृत्य के लिए जाना जाता है। तो आपका बचपन का वो पूरा जर्नी कैसा रहा? कितने घंटे रियाज करते थे? क्या था? जब मैं शुरुआत में अपने घर में क्लास होते हुए देखा, एक तो क्या होता है कि हमारा इस छऊ की एक चैत्र पर्व होता है जो अप्रैल महीने में होता है। जी। 13 डेज का फेस्टिवल होता है। 13 कास्ट के लोग होते हैं। अच्छा। और ये सबसे पहले बात बताता हूँ कि देखो, ये कला बिल्कुल न्यूट्रल कला है। ये किसी खास जाति और धर्म के लिए नहीं है, न्यूट्रल कला है। इसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई गोत्र कुछ नहीं है। सब लोग कर सकते हैं, सभी लोग सीख सकते हैं। क्योंकि हमारे साथ जितने लोग सीख रहे थे, जो बच्चे सीख रहे थे मेरे बराबर के जो थे, सब अलग अलग थे। तो मैं जब बचपन में घर में देखा ना, तो मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट हुआ। मैं पापा से बहुत डरता था। अच्छा। क्योंकि मेरे फादर थोड़ा बहुत गुस्सेला थे, थोड़ा अलग से टीचर थे। अदर गुरु, मेरे अदर जो गुरु थे उनसे बहुत अलग थे मेरे फादर। और लेकिन बड़ी प्यार करते थे, ऐसा बात नहीं है। वो एक ही बात मेरे को बोले थे कि बेटा देखो, जब क्लास होगा तब बेटा नहीं। हाँ, जब क्लास के बाहर जाओगे तो आप मेरे बेटे हो, सब कुछ हो, आप मेरे को पूछ सकते हो क्वेश्चन, लेकिन क्लास के अंदर में आप जैसे मेरे दूसरे शिष्य हैं ऐसे आप हो। तो मैं उसको मान के चला। ये कहा तो उन्होंने, लेकिन ऐसा था क्योंकि आप बेटे थे और शिष्य थे, तो ऐसा नहीं होता था कि इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहेगा? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी न्यूट्रल था कि सबके जैसे न्यूट्रल था। कभी कभी मेरे मन में कुछ क्वेश्चन जगता था ना, तो खाते वक्त, सोते वक्त बताते थे। अच्छा। ऐसे क्लास में नहीं बताते थे। अच्छा। मैं खाते वक्त स्टार्ट करूंगा तो बोले अच्छा ठीक है, तुम खाना खा लो, जब सोएंगे ना, आसपास ही सोते थे पापा में, तो उस वक्त बताएंगे। अच्छा। और वो मेमोरी जो है ना, वो जो दिमाग में रह जाता है सोने से पहले, वो आज तक नहीं जाता है यार। वो यार मेरे को, जैसे उन्होंने एक बहुत छोटा, मतलब क्योंकि मैं 6-7 साल में स्टार्ट किया था मैंने। अच्छा। सीखना, ठीक है। तो उस वक्त एक वो गाना गाते थे, बड़े सुंदर। मैंने कभी गाना सीखा नहीं, मैंने कभी बजाना सीखा नहीं। मैं बजाता हूँ, हर चीज बजा लेता हूँ, तबला, पखावज, ढोल, नगाड़ा, चोट, सब बजाता हूँ मैं। हिंदुस्तानी क्या, फोक क्या, मैं कुछ गाना कभी सीखा नहीं। मैं सुन के सीखता हूँ, मेरा आदत है। सुन लिया मतलब ये ब्रेन में रह गया, कौन सा राग क्या, सरगम मुझे बिल्कुल नहीं पता, लेकिन तुम गाओ, मैं बता दूंगा ये कौन सा राग है। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने, देखो बचपन से, तभी कहते हैं ना कि बचपन में जो इंजेक्शन मारा जाता है ना, हाँ। इसीलिए मैं अभी भी कहता हूँ कि हमारी प्राइमरी स्कूल की स्टेज से अगर हम बच्चों में इसकी इनपुट देना शुरू करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि वो बच्चे आगे चलकर कलाकार जरूर बनेंगे। करेक्ट। एक एज खत्म होने के बाद, समझ होने के बाद अगर आप डालेंगे तो मजा नहीं आएगा। रो में डालो, ब्लैंक है ना वो पेपर, उसमें लिखना बहुत मजा आता है ना। और लिखा हुआ पेपर पे लिखोगे ना, फिर मिटाओगे, फिर लिखोगे, ये बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए लोग कैसे 2-2, 3-3 स्टाइल करते हैं मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन जो पहला है, जो पहली आत्मा हमारे अंदर में घुस जाती है ना, वो तो जीवन भर मृत्यु तक दिखती है बेटा। तो बचपन में मैंने जब हुआ, ऐसे मुझे कभी पता भी नहीं चला। मैं आराम से धीरे धीरे मेरे फादर के साथ साथ करते गया, सीखते गया, वो बताते गए मेरे को। और कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा कभी भी एम नहीं था कि मैं आगे चल क्या करूंगा। अच्छा। मैं तुमको सही बता रहा हूँ, इवन मैं पढ़ता रहा, मैं अपना जनरल एजुकेशन भी किया, मैंने ग्रेजुएशन किया, मैंने लॉ किया, मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, ठीक है। लेकिन वो लाइन और ये लाइन में बहुत बिल्कुल अलग। लेकिन एक समय आया बेटा, जिस समय में मुझे लगा कि नहीं, यही सबसे अच्छा और सबसे स्वच्छ और सबसे सही रास्ता है, इसी को मैं अपनाऊं और इसे करूं। क्यों? मजा आने लगा। हाँ। और जो जिसको मजा आ जाए ना कला में, फिर तो वो कलाकार बन के रहेगा बेटा, उसको रोक कोई नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। वो मजा आने के लिए आपको खुद को जागृत करना पड़ेगा जी, खुद को इन्वॉल्व होना पड़ेगा उस कला में, उस कला की हर एस्पेक्ट को समझना पड़ेगा। सिर्फ कला में कर रहा हूं बोलकर नहीं करना है जी। करना है कैसा है, कैसे प्रेजेंट करना है ऑडियंस के सामने में। मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता है, जब मैं बड़े बड़े लोगों के साथ काम करना शुरू किया ना बाद में सीखने के बाद, और सीखने के बाद सबसे पहले मैं
एक लड़की कपिला जी ने भेजा था, उसका नाम है कपिला वात्स्यायन जी। प्रकृति काश्यप, जी। बॉम्बे की थी। वो लड़की हमारे यहाँ हमारे घर में 1 साल रही, भाई पढ़ाई कर रहा था। झारखंड में? हाँ, अच्छा। तभी झारखंड नहीं था बेटा, तब उस बिहार समय था। तो बिहार था। बिहार के बाद झारखंड, अब कौन सा खंड होगा मुझे पता नहीं, लेकिन कला तो वही है। जी 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 जी। कला उससे पहले तो सब बंगाल में था। ओड्रो देश, ऑर्डर देश, उसके बाद से हाँ आजादी के बाद ये 3 भागों में बटा है। भाग में पहले बटा। उड़ीसा में था, जी, ये जी। कला है उड़ीसा की है। Correct। और ये स्टार्टेड भी सरायकला से है, जी। 1205 एडी में स्टार्ट हुआ है, सिंहभूम डायनेस्टी से। Okay। ठीक है, 1205 में जी 10वीं एडी का नाट्य शास्त्र है, सोच ले, जी। है ना। तो पूरी की पूरी अगर आप देखोगे ना, चलो शास्त्र के बारे में बात करेंगे तब मैं बताऊंगा, तो ये 3 भागों में आजादी के बाद बटा, और सरायकेला डायनेस्टी से ही ये स्प्रेड आउट हुआ 36 किंगडम में। Okay। 36 किंगडम, सिंहभूम, बराभूम, मानभूम, दड़भूम, शिखरभूम, ऐसे भूम है। फिर गढ़ है, सुंदरगढ़, बोनेगढ़, केवंझरगढ़, ऐसे गढ़ है। ये 36 किंगडम था। 36 किंगडम में चौथा बेटा जी। लास्ट में अभी 3 में तीन बचा में है। बचा है। तीनों अलग अलग स्वरूप है। जी। मुझे अलग नहीं लगता है, मुझे लगता है तीनों छऊ का 3 फेज है। करेक्ट, अलग अलग फेज में कैसे डेवलप हुआ ना, किया गया, और वो आज नेचुरली। प्रैक्टिस कर। मैंने तुमको क्या बोला कि कलाकार अगर समझदार आए तो कला में परिवर्तन, और कला में परिवर्तन होना चाहिए समय के साथ। हाँ, समय के साथ। नहीं तो क्या होगा कि वो एक स्टैटिक हो जाएगा, और स्टैटिक होने के बाद फिर बोरियत हो जाती है। यस, करेक्ट। अभी तुम भरतनाट्यम करते हो जी। अभी अगर तुम पुराने लोगों का भरतनाट्यम देखोगे तो आज के भरतनाट्यम से मिलेगा बहुत अलग, बहुत बिल्कुल अलग है। उनका स्पीड, उनका आंगिक, उनका अभिनय बहुत फर्क बहुत है। अलग। मैं पुराने लोगों को देखता हूँ ना, तो मेरे को लगता है कि हम लोग कहाँ चले गए, कहाँ पहुंच गए अभी, करेक्ट है ना। तो ये प्रोसेस है, तभी मैंने कहा ना कि जिंदगी जैसे प्रोसेस से बढ़ता है, जी। कलाएं भी प्रोसेस से बढ़ता है। और मैं उस प्रोसेस के साथ मिल गया, और धीरे धीरे मैं, पहले वो जो लड़की आई थी, उस लड़की ने मुझे बोला, देखो तुम एक गांव में रह के क्या करोगे। उसने मेरे को उसका ही, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अपना काम करूंगा, डांस तो कर ही रहा हूँ, प्रोग्राम परफॉर्मेंस भी कर रहा था मेरे गुरुओं के साथ। गुरुओं के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किया, बहुत परफॉर्मेंस किया। मेरे 5 गुरु मुझे बहुत प्यार करते थे जी। जब भी उनका प्रोग्राम होता था मेरे को बुलाते थे, मेरे नचवाते थे। ठीक है, वो तो ठीक था। लेकिन उसने कहा कि नहीं, देखो अभी तुम्हारे पास समय है, अभी तुम अगर बाहर जाओगे और इसको यहाँ से बाहर ले जाओगे तो बाहर में लोग देखेंगे। करेक्ट। तो उसकी बात मैंने मान के मैं पहला बॉम्बे चला गया बेटा 1988 में। 87 में पास आउट हुआ लो, उसके बाद 88 में चला गया बेटा बॉम्बे। और वहां जाने के बाद उसने मेरे को भूलाबाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट नेपेंसी रोड में था, फिर पृथ्वी थिएटर में बीना पानी चावला जी थी, उनके अंडर में थिएटर में काम करने के लिए मौका मिला, कोरियोग्राफी करने के लिए। फिर मैं आशा पारेख की गुरुकुल क्लासिकल डांस अकेडमी में हुआ, उस वक्त वहाँ प्रतिमा गौरी थी, उनके साथ मैंने गिनी बजाया ओडिसी में। वो भी करा क्योंकि मैं ताल का पक्का था। तो उन्होंने कहा, वो नटवर महाराणा जी थे, अरे तो ये ओडिया थे, उन्होंने कहा अरे ये बजा लेगा, ये बहुत अच्छा उसको ताल बहुत आता है। क्योंकि मेरे को, मैं जो भी ताल सुनता हूँ ना, वो ताल मेरे को याद होता है। जैसे उड़ीसी का ना, धा तीन अकधा तीता दिन धा तीन अकधा तीता तीन अकधा तीता, मतलब रिदम का जैसे मैं सुनूंगा ना तो मेरे दिमाग में फिट हो जाती है। आई थिंक वो जो आपने बात बोला कि जब आपको मजा आने लगता है, जब आपको जॉय आता है, तो हर चीज आप उसको सोक करते हो। बिल्कुल, जब आप सुनते हो वो आपके पार्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे कोई गाना कोई गुनगुनाता है फिर वो आपके दिमाग में चढ़ जाता है। तो आई थिंक बिल्कुल। देखो, जब हम लोग म्यूजिक की कॉम्पोजिशन करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ओपनिंग एक अच्छा हो जी, और एंडिंग अच्छा हो, बीच में कुछ भी डाल दे, बीच में कुछ भी डाल। करेक्ट। क्यों सोचते हैं कि लोगों को शुरुआत और अंत ज्यादा याद रहता है जी, कि खत्म कैसे हुआ और शुरू कैसे हुआ। तो ये 2 चीजों को जब हम देखते हैं तो हम अपनी परफॉर्मेंस को जब करने जाते हैं तो ये 2 चीज नहीं देखते हैं कि पहले हमको ऑडियंस को ऐसा कर देना कि तू मुझे ही देख। करेक्ट जी। और जो लास्ट में हम परफॉर्मेंस करते हैं, ये तो गुनगुनाते हो जा। सो ट्रू, है ना। ये ऐसे मकसद लेके, अगर पर्पस लेके हम कला को करेंगे ना बेटा, तभी कला अच्छा होगा। जैसे आपने बोला कि आपको मजा आने लगा और वही रीजन था कि इतना रियाज और ये सारी चीजें। मुझे एक चीज जानना था, क्योंकि आप 5th जनरेशन है, कभी ऐसा प्रेशर फील हुआ डांस को लेके कि मुझे इसको आगे बढ़ाना है क्योंकि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
और स्पेशली जब आप वहां से बाहर निकल गए, क्योंकि वहां पे तो लोग कर रहे थे और अभी भी करते हैं, क्योंकि मुझे पता अभी भी पूरा वो गांव है जो इस कला की सेवा कर रहा है, लेकिन आप जब उस क्षेत्र से बाहर आते हैं तो क्या ये कभी प्रेशर हुआ कि मेरे ऊपर इसकी ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने की प्लस मॉडर्न वर्ल्ड के हिसाब से अडाप्टेशन की जरूरत है? बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो प्रेशर था या कैसे आपने उसको हैंडल नहीं देखो, मैं तुमको बताता हूँ, जब मैं सरायकला में था तो सरायकला में मुझे लगा कि मैं अगर सरायकला में रहूंगा तो यही रह जाऊंगा, परफॉर्मेंस करूंगा गुरुओं के साथ या बाद में जाके अपना ग्रुप खोल लूंगा, ठीक है, कंफर्ट जोन आराम से। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ये इसको स्प्रेड आउट करना चाहिए। और बाहर के लोगों को, तब बाहर के लोग कोई नहीं सीखते थे बेटा, कुछ विदेशियां आती थी, उनको हमारे गुरु लोग सिखाते थे, कोई बाहर से नहीं। आज अगर भारतवर्ष में सभी जगह में छऊ देख रहे हो ना, तो ड्यू टू मी, आई एग्री टू ड्यू टू मी, क्योंकि मैं ऐसा कोई स्टेट नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मैं जाके बच्चों को नहीं सिखाया। और भारत के बाहर भी एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल अभी भी आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट। मुझे तुम जो बोल रहे हो ना प्रेशर का, मैं तुमको बताता हूँ कि एक समय पे जब मैं मुंबई गया, मुंबई जाने के बाद जब मैं दिल्ली एनएसडी आ गया। मुंबई आप कितने साल के लिए थे और एनएसडी ने आपको क्यों बुलाया, ये भी एक साल के लिए मैं गया था, और गया नहीं था, एक साल ही था मेरा बस चल, तो मैं उतना भी नहीं रहता, लेकिन मैं चला गया था बॉलीवुड जाने का मन नहीं हुआ? मैं एफटीआई में काम करता हूँ, मुझे कोरियोग्राफी के लिए बहुत सारे मौका मिलते हैं, मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मुझे इसलिए पता है बेटा कि वहाँ ऑथेंटिक जो चीजें हमारी है वो उसकी धज्जियां उड़ती है, वो नहीं रहती है। सौंदर्यता के लिए वो चीजों को वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो लाइन अलग है। उसके लिए काम करने के लिए आपकी माइंडसेट होना चाहिए, और जो माइंडसेट मेरा नहीं है। करेक्ट, ठीक है। वांटेड टू कीप द ऑथेंटिसिटी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं केवल छाऊ के लिए पैदा हुआ था, मैं छाऊ करना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो कुछ मैं कर रहा हूँ, थिएटर में एक्टिंग में काम कर रहा हूँ, वो एक अलग चीज है। और वो भी मैं तुमको बता दूं क्लियरली, छाऊ से पैसा रोजगार नहीं हो पाता है, छाऊ से जीवन धारण करना बहुत मुश्किल है आर्टिस्टों के लिए, ठीक है। अपने सस्टेंस के लिए दूसरे में भी हाथ मारना पड़ता है। तो थिएटर मैंने ऐसे ही काम किया है, क्योंकि मुझे थिएटर पैसा, जितना पैसा थिएटर देता है उतना पैसा डांस मुझे नहीं देता है। और जबकि लोगों का एक विचार है कि थिएटर में पैसा नहीं है। मैं तो कहता हूं तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अगर तुम बोलते हो कि थिएटर में पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। अगर तुम्हारे पास दिमाग होगा तो थिएटर क्यों नहीं किया। मैं जब इंटरनेशनल जाके, जर्मनी में जाके, जब मैं थिएटर ग्रुप के साथ काम कर कर उनकी प्ले को कोरियोग्राफी कर सकता हूँ अपने मूवमेंट में, तो क्या अपने यहाँ नहीं हो सकता है? आई थिंक किसी भी क्षेत्र में ये चीज समझना पड़ेगा छात्रों को कि कला को समझना एक अलग बात है और पैसा कमाना एक खुद में अलग, उसको यूटिलाइज कर पैसा कमाना एक अलग बात है। भाई आप सैनिटी ऑल्सो, बिल्कुल कि ये नहीं कि पैसे के लिए कुछ भी कर रहे हैं, बट वो भी एक खुद में कला है कि पैसा कैसे कमाना है। आई थिंक कि हम कभी, आपको लगता है कि कई बार इंस्टीट्यूशनली हम फेल हो जाते हैं, खास करके भारत में कलाकारों को ये समझाने में कि क्योंकि परफॉर्मेंस के प्रति एक जो लगाव है कलाकारों का, वो ये भूल जाते हैं कि परफॉर्मेंस कैन नॉट सस्टेन यू। डू वी फेल एज समटाइम्स टू सस्टेन और इन्फॉर्म स्टूडेंट कि आप पैसा कैसे कमा सकते? तभी तो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं बेटा। प्रॉब्लम तो यही है कि आप अपनी चीजों को सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। राइट, सस्टेन करने के लिए आपको दूसरे हाथ पैर भी मारना पड़ेगा जी, क्योंकि नहीं मारोगे तो आप सस्टेन नहीं करोगे। मैं तुमको आज बताता हूँ, मेरे पास इतने कॉस्ट्यूम्स, इतने मास्क, इतने इंस्ट्रूमेंट, इतने मैं कहाँ से खरीदा? छाऊ से। तुम पूछोगे मेरे को, मैं 5 रुपया छाऊ से कमा के नहीं खरीदा हूँ, सब थिएटर वालों ने दिया है पैसा। क्यों? साल भर में थिएटर मुझे बचा के रखा है जी। हकीकत यही है। क्लासेस मिलती है, क्लासेस करता हूँ, पैसे उसमें खर्चे नहीं है, उस पैसे को लाके छऊ में डालता हूँ, छऊ को सर्वाइव करने, बचाने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो आपको करना पड़ेगा बेटा। और अगर आप चाहते हो कि किसी एक स्टाइल को सही समृद्ध से बचा कर रखोगे, उससे मुझे दुख नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। चलो यार, उसके लिए ज्यादा काम करता हूँ, है ना, एक कला के लिए मैं ज्यादा काम करता हूँ। दूसरा चीज, हमारे साथ क्या हुआ कि हम ट्रेडिशनल हैं, तो जब समझ आया तो हमें लगा कि नहीं, ये कला को तो हमारी धर्म से हमको बचाना पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरे लोग छोड़ के चले जाएंगे, हम छोड़ नहीं सकते हैं। और तुमको मैं बताता हूँ, इसीलिए शायद पूरी फैमिली हमारा कलाकार है जी, पूरी फैमिली, बहुएं जितनी आई हैं सब कलाकार को लाए हैं हम लोग जी। क्यों कि कलाकार को अगर नहीं समझेंगे तो अपनी जिंदगी में भी दरारें पड़ जाएगी। इसीलिए मैंने
मेरे चारों भाई कलाकार हैं, सुबह मिला के हम 5 लोग हैं, मेरे पिताजी थे तब भी 5 थे हम। तो हमने शादी भी किया ऐसे लोगों को कि जो हमको साथ दे, हमसे, हाँ, हमको साथ दे, और साथ दिया, अभी भी दे रहे हैं उन लोग साथ हमको, है ना। देखो अभी जैसे सरायकला में इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन बना के वहाँ पे NSD जाती है, BNA आती है, भारतीय नाट्य अकेडमी आती है, NSD की अदर इंस्टीट्यूशन आते हैं, वहाँ रहते हैं 1 महीना, खाना पीना क्लासेस सब करके, एक प्रोडक्शन करके, वहीं परफॉर्मेंस करा के फिर अपने स्टेट में आके करते हैं। तो इतनी बड़ी चीजें करने के लिए मेरे पास समर्थ नहीं था, वो थिएटर दी है। डांस से कमा के तो मैं नहीं बना सकता हॉस्टल बेटा। डांस से कमा के आर्टिस्टों को पेमेंट दे दे, यही बहुत बड़ी चीज है बाबू। हाँ, सच्चाई है। करेक्ट। आपकी पेमेंट है 40,000 और आपके म्यूजिशियन है 70,000 के, बताओ, तुमको मालूम है। इसीलिए अभी एक चीज बहुत अच्छा हो गया है कि भाई चलो कुछ लोग रिकॉर्डेड पे अलाउ कर दे रहे हैं हम लोगों को। हाँ। ये धन्यवाद उनको देना पड़ता है कि जिन्होंने हमको रिकॉर्डेड पे अलाउ कर दिया है। और कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनके पास, जिनको तो रिकॉर्ड में करना है, वो तो लाइव में करना है। तो हम उनको बोलते हैं कि भैया लाइव में ये होता है, रिकॉर्डेड में ये होता है, देख लो जो तुमको समझ आए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ यंगर जनरेशन टू अंडरस्टैंड। आई फील आजकल जो मेरी खुद की समझ है, हो सकता है गलत हो या हो सकता है अलग हो, एक दौर है जहां पे व्यक्तित्व बहुत महत्व रखता है कला से ज्यादा। कई बार आपको बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि लोग आपको जानते हैं, आप कैसा नाचते हैं, गाते हैं, शायद किसी ने नहीं देखा, बट आपकी एक छवि बहुत पॉपुलर है, सोशल मीडिया पे आप बहुत फेमस हैं, आपने शायद आपका कपड़ा पहनने का तरीका ऐसा है जो लोगों, यू बोलते हैं ना, फील गुड, यू लुक गुड, यू आर वेरी प्लीजिंग टू आईज। उस समय में जो सरायकेला छाव है वो चेहरे को ही कवर कर देता है, यानी वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खत्म कर देता है। आपको पता ही नहीं होगा कि मंच पे कौन डांस कर रहा है। बिल्कुल हो सकता है कि आपके ग्रुप में अगर 2 लोग एक शरीर जैसे हो तो आपको पता ही नहीं है कि शशधर आचार्य जी कौन है और कोई नॉर्मल आर्टिस्ट कौन है, कोई नहीं बता सकता है। ये हाउ डू यू थिंक इट इम्पैक्ट्स अ पर्सन साइकोलॉजी? कैसे ये, या जो आजकल के बच्चे हैं जहाँ पे एक रील वायरल हो गया तो वो एक तीसरे आसमान में होते हैं। जब मैं आपसे मिलता हूँ या आपके कई ऐसे छात्र हैं, या शुभम एज योर सन यू टोल्ड दैट ग्राउंडनेस, एक ह्यूमिलिटी है, वो डू यू थिंक बिकॉज ऑफ दिस not so much pride in the individual identity, or how do you think this mask thing? एक समय पे बेटा फेस वैल्यू होता था, आज भी फेस वैल्यू है, ऐसा बात नहीं है। हाँ, आज भी फेस वैल्यू है। हाँ, चाहे तुम डांस में फील्ड में चले जाओ, चाहे तुम एक्टिंग फील्ड में। Correct. अभी कटा फीटा सब चल रहा है जी। देखो, गौर करो जी। क्या है, उसकी एबिलिटी के हिसाब से चल रहा है। अगर हम आपको अपनी मकसद ऑन स्टेज डिलीवर कर पा रहे हैं तो क्या मतलब है तुम मुझे जानो या मैं तुम्हें जानूं, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मुखौटे की प्रयोग से जी इंसान अपनी आइडेंटिटी खोकर उस आइडेंटिटी पर चला जाता है जो ऑन स्टेज परफॉर्मेंस करता है, यानी उस चरित्र में चला जाता है नेचुरली। और मुखौटा पहनने के बाद आप अपने चरित्र को तो खो देते हो ना, खुद की चरित्र को खोते हो। और मैं अपना एक एहसास बता रहा हूँ। कॉस्ट्यूम पहनते हैं हम लोग, सब कुछ करते हैं, मेकअप तो नहीं करते बेटा, ऑर्नामेंट्स कॉस्ट्यूम पहनते हैं, आलता पहनते हैं, जैसे जैसे चीजों को हम धारण करते आते हैं शरीर में जी। और जब मुखौटा धारण कर लेते हैं ना तो बिल्कुल अलग हो जाते हैं हम लोग। कुछ नहीं दिखता मुझे सामने में, मेरे कोई भी बैठा रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए इतना ज्यादा हम उस चीज को महत्व नहीं देते हैं अपने आप को। हम बोलते हैं कि जो काम कर रहे हैं वो हमारी महत्व है और वो अच्छी चीज है। मैं तो यही मानूंगा कि ऑन स्टेज पे जाने के बाद इंसान को भूल जाना चाहिए कि मैं हूं, नहीं तो फिर मैं ही रहेगा, वो नहीं रहेगा जो तुम दिखा रहे हो। यानी एक तरीके से ईगो, इंडिविजुअल ईगो डिसॉल्व, खत्म हो जाए, कंप्लीटली डिसॉल्व। और वो खत्म होना जरूरी है एक आर्टिस्ट के लिए बेटा, जी, है ना। मैं बहुत अच्छा नाचता हूँ, बहुत अच्छा, तुम सही डांस बनाने के चक्कर में तुम अपने आप को चीर पाड़ दोगे, वो अच्छा नहीं है। जो नेचुरल है वो नेचुरल है, करेक्ट, जो नेचुरल है और जो आपकी बॉडी डिलीवर कर रहा है वही ठीक है, वो आपकी ट्रेनिंग से ही दिख जाएगा। नाउ अ लॉट ऑफ टाइम हम कई बार ये पूछते हैं कि अरे सब लोग पश्चिमीकरण की तरफ हो रहे हैं, विदेशों की बात कर रहे हैं, इतनी सारी नृत्य शैलियां हैं, सोशल मीडिया है, मीडिया है, फिल्म है। जब हम मॉडर्न एज में इन
इन डांस फॉर्म्स को देखते हैं जो कि फोक ट्रेडिशन से आ रहा है, भारतीय परंपरा से आ रहा है, क्लासिकल डांस है, आपको क्यों लगता है कि इनका होना हमारे समाज के लिए जरूरी है, या इसका रेलेवेंस क्या है आज के समय में अगर देखा जाए? देखो, मैं तो एक ही बात बताऊंगा कि भारत की जो परंपरा है जी और भारत की जो नजरिया है जी हमारा देखने का, जी वेस्टर्न से बिल्कुल अलग है बेटा। एक जी दूसरा चीज है कि आजकल कोई पढ़ नहीं रहा है। पढ़ कौन रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा है। किताबें कहाँ है? कहाँ? मुझे बताओ। वो तो चली गई, कंप्यूटर के अंदर में घुस गई है। लाइब्रेरी खाली पड़ा रहता है। वो कोई अज्ञे दुके जाके थोड़ा किताब को पढ़ते हैं, पढ़ते कोई नहीं है। हमारी परंपरा की चीजों को हम ही तो दिखाते हैं ना लोगों को स्टेज में। जी इसलिए बचना जरूरी है। इसलिए ये कलाएं बच के रहना जरूरी है कि हम लोगों को हमेशा याद दिलवाएं। आज से 20 साल के बाद भी जो बच्चे पैदा होंगे ना, उनको भी हम दिलवाएं कि ये राम था, जी कृष्ण था, इसके साथ ऐसा हुआ था बेटा, राम के साथ ऐसा हुआ था, राम ऐसे वनवास चले गए थे, कृष्ण ने ऐसे कंस को मार दिया था। ये जो चीजें हैं, चाहे तुम कितना भी मॉडर्निज्म में चले जाओ बेटा, ये जो हमारी धरोहर है, ये और ये शिक्षाप्रद है। जी ये सारे सब्जेक्ट जो है, रामायण महाभारत किसने लिखा, क्या लिखा, मुझे इसमें कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जो जिसने भी लिखा, नाटक बहुत है उसमें, नाटकीय बहुत है, और उस नाटकीय से इंसान को शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। मेरा मकसद यही होता है। मैं इतना डेप्थ में नहीं जाता हूँ कि क्यों व्यास मुनि ने लिखा, क्यों वाल्मीकि ने लिखा, मैं इतनी डेप्थ में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इवन नाट्य शास्त्र के बारे में भी ना मैं डेप्थ में नहीं जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि जो हम कर रहे हैं वो है कि नहीं नाट्य शास्त्र में। अरे यार, कैसे नहीं होगा? बिल्कुल। जब मैं तुमको ये चीज बता रहा हूँ अभी अभी, तो तुमको डॉक्यूमेंटेशन करना चाहोगे, लिखना चाहोगे तो लिख लोगे कि सर ने ये बताया है। तो वैसे उन्होंने देखा है भरत मुनि तभी लिखा है, बिना देखे भरत मुनि ने नहीं लिखा है। भरत मुनि ने ये भी लिख दिया है कि जो मैंने नहीं देखा है और नहीं लिखा है वो तुम कर सकते हो, लेकिन यू टू जस्टिफाई एंड लुक फॉर द लोक परंपरा। और लोक परंपरा ही आफ्टर है। लोक धर्मी, लोक परंपरा, ये सब ही मन को भाता है बेटा, है ना। तभी तो मैंने कहा कि ये मुद्रा दिखा के तुम पंजाब में चले जाओगे तो ना कोई समझेगा और ना कोई समझाए। ये दिखा दोगे तो समझ जाएंगे। सूची दिखा के दोनों को ऐसे ऐसे कर दो, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या है कि नहीं। तो ये जो चीजें हैं ना, मैं इसीलिए परंपरा को बचा के रखना जरूरी है। परंपरा नष्ट नहीं होगी। एक चीज और, ये परंपराएं कभी नष्ट नहीं होगी, क्योंकि हाँ, ये एक स्टैटिक में रह जाएगी। हो सकता है मॉडर्निज्म के कारण, तुम देखो ना कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, कहाँ गया वो हिप हॉप? अब दिख रहा है, गौर करो, वो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन हम तो वही है ना। तू भी आज भरतनाट्यम करता है, मैं भी छऊ करता हूँ ना जी। तो वो नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी और ना कभी मरेगी। ये मैं तुमको आज बता रहा हूँ। हाँ, स्टैटिक हो सकती है और उसके साथ वो इवॉल्व भी होता है एक टाइम के बाद। वही हर आर्टिस्ट कुछ और जो मैं तो ये सोचता हूँ बेटा कि एक स्टाइल को जी 100 साल में एक आदमी पैदा होता है जो उस स्टाइल को ऊंचाई पर ले जाता है। Correct. और फिर स्टेबल होता है, फिर हम निर्वाह करते हैं जी। ठीक है, फिर चला वो निर्वाह करते चले, उसमें जितनी इधर उधर हुई, फिर एक आदमी आएगा स्पार्केबल वाला, वो थोड़ा और ऊंचा उठा देगा, फिर स्टेटिक हो जाएगा। ऐसे ही हमारी कलाएं आई है। अगर गौर करोगे ट्रेडिशनल ना, ऐसे ही आई है। कहा तुम बाला सरस्वती से लेकर आज तक देख लो, तुमको ध्यान में आएगा कि कौन लोगों ने लोग आए और कितना डेप्थ में सोच के कितना चीज दे के गए हम लोग, करेक्ट है ना। आपके एनएसडी और थिएटर को ज्वाइन करने का भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि आपको जब बुलाया गया, कैसे क्या वो मुंबई में जब आप थे 1988 राइट, तो दिल्ली आपका आना हुआ, वो क्या जर्नी था? नहीं, ऐसा था बेटा कि एनएसडी के डायरेक्टर और चेयरमैन डॉक्टर सुरेश अवस्थी चेयरमैन थे। अच्छा। जो संगीत नाटक में सेक्रेटरी भी कभी रहा करते थे, और रतन ध्यान सर डायरेक्टर थे जी। तो उन्होंने ये प्ले देखने के लिए गए थे वहाँ पे मुंबई में पृथ्वी थिएटर में। एक इंग्लिश प्ले था, मेरे को याद नहीं पड़ रहा नाम, और उसकी कोरियोग्राफी मैंने करा था। वो खंडहर से रेंगते हुए लोग आ रहे हैं ना, वो बड़ा विचित्र था, मतलब मॉडर्न थिएटर, अलग सा था, अंग्रेजी प्ले था ना, तो एकदम अलग। तो देखा, उन्होंने पूछा कि भाई इसकी कोरियोग्राफी, तो पानी चावला मैडम ने कहा कि ये लड़का, ये छाऊ का लड़का है। सुरेश अवस्थी जी मेरे फादर को जानते थे। अच्छा। जब संगीत नाटक में थे, तो तुम उनके बेटे हो? मेरे को नहीं देखा था उन्होंने। तो तुम उनके बेटे हो? मैंने कहा मैं उनके बेटे हूँ जी।
अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि कल ना एयर इंडिया बिल्डिंग में आ जाओ, हम तुमसे बात करेंगे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है सर। तो डायरेक्टर और चेयरमैन दोनों थे, मैं गया एयर इंडिया बिल्डिंग नरीमन पॉइंट। उन्होंने कहा कि रतन श्याम सर कह रहे हैं कि ही शुड बी इन थिएटर। अच्छा। वो बहुत सिगरेट पीते थे, सिगरेट पी पी के बोल रहे हैं ही शुड बी इन थिएटर। मेरे को कान में लग गया वो, तो मैंने सोचा कि शायद मेरा एडमिशन हो जाएगा। हाँ तो उन्होंने कहा कि अगर आप आना चाहोगे तो आप आ सकते हो। जी। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं कोशिश करूंगा आने के लिए। तो मैं 1 हफ्ते के बाद NSD आया। अच्छा। हाँ। दिल्ली आया। दिल्ली मैं किसी को नहीं जानता था दिल्ली में। अच्छा। रेलवे स्टेशन में सोया हूँ, अच्छा। क्योंकि मैं डॉक्टर सूरज अवस्थी के घर थोड़ी जा पाता था ना, रतन श्याम के किसी के नहीं, मैं किसी को नहीं जानता हूँ। और वो उबर और रैपिडो का जमाना भी तो नहीं वो था कुछ नहीं, खाली खाली था दिल्ली भाई। हाँ। मंडी हाउस में NSD है ये मुझे पता था। अच्छा। इतना मैं पता लगा के आया था कि मंडी हाउस में है। तो मैं 2-3 दिन के बाद मैं किसी तरह से भी पता लगाया कि सूरज अवस्थी जी की जो वाइफ है इंदुजा जी, वो श्री राम कॉलेज में पढ़ाती हैं। अच्छा। हिंदी डिपार्टमेंट की HOD हैं। मैं पहुंच गया वहाँ जी। वो मैडम के पास। तो उन्होंने कहा कि अंकल तो भारतीय आर्टिस्ट कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने वहाँ रहते थे और ये, तो फिर मैं भारतीय, उन्होंने एड्रेस दिया, मैं उनके पास पहुंचा, चेयरमैन के पास पहुंच गया। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम आ गए। मैंने कहा हाँ आ गया। तो एक काम करो, कल सुबह फिक्स रखते हैं 7 बजे तुम NSD पहुंच जाओ, अर्ली मॉर्निंग। मैं पहुंच गया बेटा। 2nd ईयर के बच्चे, पूरी स्टाफ NSD के सब बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि जो तुमने वहां किया था वो तुम करके दिखाओ बच्चों को हमारे, और कुछ बच्चों के साथ काम करो। मैंने किया, वहां से ले आए, चाय पिलाए, बिस्किट खिलाए, सीधे लेटर दे दिए कि टुमारो ऑनवर्ड्स यू विल टेक क्लास ऑफ 2nd ईयर। और आप आए थे? मैं आया था, एडमिशन सोचा था, और आपको डायरेक्टली ज्वाइन कराया गया एज हाँ। अ टीचर। सोचो, तो तब से लेकर आज तक मैं 2nd ईयर में हूँ बेटा। और आप अभी भी पूरे भारत में घूम के NSD के अलग विभागों में। और मेरे को थिएटर का एक्सपीरियंस तो था, मैं थिएटर तो करता था बचपन में, मतलब डांस के साथ साथ थिएटर करता। और मेरा बचपन से ही इस पे थोड़ा रुझान इसीलिए था कि मैं डांस ड्रामा खूब बनाता था वहाँ उधर। नाटक के साथ पहले ना एक डांस ड्रामा होता था 15 मिनट 20 मिनट का। अच्छा। वो सब खुद रचना करता था, खुद स्वर देता था, खुद ताल देता था, खुद कंपोजिशन करता था, खुद स्टोरी निकालता था। Correct। वो मेरी थी एक गुण। तो वो मेरे को थिएटर में बहुत काम करा। और थिएटर में मैंने जब एक्टिंग भी किया था वहाँ, तो वो उड़िया था। तो वो यहाँ आने के बाद मुझे सब समझ में आया कि किसको मेथड एक्टिंग कहते हैं, किसको रियलिस्टिक एक्टिंग कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। और फिर धीरे धीरे समझने लगा। बड़े बड़े 1989 से आज तक आप NSD के साथ? 90 से मैं ज्वाइन किया हूँ। 90 से? वाह। और कितने लगभग छात्रों को आपने अब तक हर साल 20 लोग तो होते ही हैं। अभी तो 32 लोग हो गए बेटा। अच्छा। अभी तो 32 लोग आ रहे। तो कितने ऐसे कलाकार होंगे भारत के? बहुत है। सिनेमा, अभी देखो जैसे सिनेमा में तो बहुत लोगों को, जितना ये जो राजपाल है ना, राजपाल, ये सब क्लासेस में अच्छे एक्टर्स निकले हैं। ये जो अभी जो राजकुमार राव श्री राम सेंटर में क्लास लेता हूँ ना। तो श्री राम सेंटर में क्लास ले रहा था, तो मैं वहाँ 2004 से वहाँ ज्वाइन किया था FTI। अच्छा। तो उसने मुझे पूछा कि सर FTI में जा नहीं सकता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकते हो, तुम्हारी अच्छी खासी है, एक्टिंग भी है और अच्छा देखने वाले राजकुमार राव। तो नेक्स्ट ईयर वो अप्लाई किया, उसका हो गया और पास आउट हो गया, भी काम कर रहा है। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत, मतलब पूरा याद नहीं है मेरे को। मानव कौल वगैरह सब, मानव कौल, दे ऑल हैव कम। अभी जितने लोग NSD में प्रोफेसर हैं सबको पढ़ाए हुए हैं। डायरेक्टर को भी, त्रिपाठी को भी जी, उसको अभी जितने FTI में लड़के पढ़ा रहे हैं प्रोफेसर बनके, सबको पढ़ाए हुए हैं, डीन तक। क्या बात है। तो मुझे कैसा लगता मालूम है, जब मैं बच्चों को देखता हूँ ना आगे बढ़ते हुए, बच्चों को देखता हूँ ना एक्टिंग करते हुए, तो मेरा दिल ना बिल्कुल इतना बड़ा हो जाता है जी। और मैं बहुत खुश होता हूँ। और मेरा हमेशा इरादा रहता है बेटा, मैं एक ऐसा टीचर हूँ, मैंने हर बच्चों को मैं हेल्प करता हूँ। और हर बच्चों की मकसद अगर सही रहता है तो उसको वहाँ तक पहुँचाता हूँ जहाँ तक वो जाना चाहता है। ये मेरा इरादा रहता है। Correct। हाँ, बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी दिमाग फिर गई होगी, वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज जो लोग सही ढंग से रास्ते चुनते हैं उनको पहुँचाना मेरा धर्म है। करेक्ट। क्योंकि मैंने जो चीज़ें सीखा है
वो चीज़ लेके तो नहीं जाऊंगा ना, वो सिखा के जाऊंगा। एक जो प्रश्न उठता है कई बार, प्रश्न तो नहीं है, एक विचार है जो लोगों कई बार मुझसे, क्योंकि मैं जब बच्चों को कई बार क्लास लेता हूँ, जब हम बताते हैं क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, छाऊ डांस का नाम कई जगह आता है, कई बार नहीं आता है। तो आपके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपसे बेहतर कौन समझाएगा कि छाऊ क्लासिकल डांस है या नहीं है। व्हाट इज द स्टेटस अकॉर्डिंग टू संगीत नाटक अकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग, क्या है छाऊ नृत्य को लेके? देखो बेटा, शास्त्रीय नृत्य मुझे जो फील होता है मैं बताता हूँ। मुझे एक तो तुम पूछ रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ इसके बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कला जी, आर्ट फॉर्म अच्छा होना चाहिए, चाहे वो फोक, एक तो क्लासिकल है नहीं, क्लासिकल शब्द तो हमारा नहीं है, हमारा शास्त्रीय है, शास्त्रीय जी, है ना। क्लासिकल हमारा शब्द नहीं है बेटा, ठीक है। और मुझे एक चीज बता दो कि जितने क्लासिकल डांस हुए हैं, इनकी मान्यता किसने दिया है? किसने मान्यता दिया है? कौन अथॉरिटी है? मुझे खाली समझा दो, मैं तुमको उदाहरण देके बताऊंगा अभी कैसे है। जब मेरी वाइफ थी हेलेन आचार्य, हाँ, जब थी संगीत नाटक में सेक्रेटरी, तब आंध्रा नाट्यम और इसके बारे में आया था लड़ाई, विलासिनी, ठीक है, क्लासिकल कर दो। हाँ, विलासिनी नाट्यम जिसको हम बाद में जाने, करेक्ट, आंध्र, ठीक है। वेंकैया नायडू जी वाइस प्रेसिडेंट थे, मेरे को याद है। संगीत नाटक अकादमी ने, उन्होंने वहां से रिकमेंडेशन में भेज दिया। संगीत नाटक अकादमी अथॉरिटी नहीं है बेटा, ना डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर अथॉरिटी है, ना आईसीसीआर अथॉरिटी है। करेक्ट। कला अपने आप में शास्त्रीयता प्राप्त करता है। आप देखो, मेरे को चेन्नई में परफॉर्मेंस करता हूँ ना मैं, वहाँ पे कृष्ण गणथावा में, तो मुझे हमेशा ये प्रश्न उठता है, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, आपने देखा, आपको अच्छा लगा, आपको मर्म इसकी महत्व पता चला, आपको सुंदर लगा, आपको ऑथेंटिक लगा है, फिर शास्त्रीयता और फोक में क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई लेन देन नहीं है। हाँ, ये जरूर पड़ता है कि हमारे हिंदुस्तान में, मैं एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि ऐसा कौन सा अथॉरिटी है जिसके साथ जाके मैं बोलूँ कि हमारी छऊ को तुम शास्त्रीय कर दो भाई? कौन है? मुझे बता तो दो ना, मैं उसके पास चले जाऊँगा कल, मैं रेडी रखा हूँ सब। मैं कहता हूँ कि जो चीज़ तुम शास्त्र, एक तो क्लासिकल जिससे शब्द कहते हो ना बेटा जी, वो क्लासिकल का मतलब मैंने जो समझा है, एकल नृत्य जो मैंने समझा है, जो मेरी समझ है, एकल नृत्य और नाट्य शास्त्र के अंदर में होना चाहिए। Correct. मैं कहता हूँ कि ऐसा कौन सा मूवमेंट है यार जो नाट्य शास्त्र में नहीं है? ये मुझे बता दो ना, कौन सा मूवमेंट नहीं है नाट्य शास्त्र में? करेक्ट। फोक वाला भी नाट्य शास्त्र में है बेटा, सारे के सारे, भूमिचारी, आकाशचारी, तो जो कि छाव में तो इसीलिए इस द्वंद्व में ना पड़ के सबसे बढ़िया है संगीत नाटक अकादमी ने, जब जयंत कस्तूवार था सेक्रेटरी, यही मामला चल रहा था बहुत, वो सत्रिया से पहले बात बता रहा हूँ, सत्रिया से पहले बहुत बातें हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि हमको ये शब्द को हटा देना चाहिए, हमको लिखना चाहिए मेजर थिएटर डांस ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया। ये शब्द सबसे सुंदर है, सबसे बढ़िया है जी। और बाकी तुम जो लोग फोक बोलते हैं ना, मैं तुमको एक ही शब्द बोलता हूँ, तुम संगीत नाटक की बात कर रहा था ना, मैं इसको उदाहरण देकर देता हूँ। संगीत नाटक अकादमी में फोक का अवार्ड अलग है जी, डांस का अवार्ड अलग है, जिसमें छऊ भी है। तो उसे तुम क्लासिकल मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो, हम तो करते रहेंगे, हम तुमको दिखाते रहेंगे, तुम एक ना एक दिन जरूर मान जाओगे। आप बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम भी करते हैं और आप अपने पारंपरिक नृत्य को और थिएटर को प्रसिद्ध कर रहे हैं पूरे विश्व भर में। कभी ऐसा होता है कि जब आप एज अ स्टूडेंट, आई ऑल्सो वांट टू नो दिस, कि जब आप एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव के लिए किसी चीज की रचना करते हैं, वो अलग होता है जब आप एक फोक, जब आप अपने देश में कुछ कर रहे हैं, या क्या ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से कोरियोग्राफी चेंज होता है, या आप एग्जैक्टली सेम प्रेजेंट करते हैं बाहर भी, और जब आप अपने लोगों के सामने करते हैं जिनको स्टोरी का शायद बेस अच्छे से पता हो, उनको कॉन्टेक्स्ट पता हो, तो क्या? नहीं, वो देखो, हम तो अभी तक जितने भी विदेशों में फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जितने भी गए हैं, या ऐसे भी जब मैं जाता हूँ, तो मैं ट्रेडिशनल आइटम ही करता हूँ बेटा। अच्छा। और हाँ,
ये जरूर है कि वहाँ जब हम ट्रेडिशनल आइटम को करते हैं तो उसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करके हम करते हैं ताकि उनको समझ आए, स्टोरी समझ में आए, चीज़ें क्या है वो समझ में आए। बाकी जब हम वेस्टर्न में मैं काम करता हूँ उनके साथ मिलकर, तो उनके ढर्रा में पढ़ के अपने चीज़ों को वहाँ तक कैसे मैं पहुँच कर वो मैं करता हूँ जी। लेकिन तो मैं कोशिश करता हूँ। मैंने तुमको बोला ना कि जितनी चीज़ें हमारे गुरुओं ने बना के चले गए ना बेटा, हम उससे आगे क्या करेंगे बेटा जी। हम उससे आगे यही कर सकते हैं, इसको उधर, उसको इधर, इसको यहाँ, इसको वहाँ, चेस की वो तरफ बैठाते रहेंगे और कुछ नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जो शब्द तुम लोग कोरियोग्राफी हम लोग बात करते हैं ना, मैंने एक बार पूछा था कि व्हाट डू मीन बाय कोरियोग्राफी, व्हाट इज द कोरियोग्राफी, मेरा ये क्वेश्चन था सेमिनार में किसी को। मैंने कहा कि हमारी शब्द क्या है, कोरियोग्राफी का हमारे शब्द क्या है, संरचना। मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, संरचना है क्या? संरचना तो नहीं है। लोग लिखते नृत्य संरचना, पढ़ो हाँ लिखते ना, तो इसका मतलब कोरियोग्राफी है वो। संरचना मतलब बनाना, संरचना मतलब कोरियोग्राफी नहीं है। और कोरियोग्राफी मतलब नहीं है कि यू बना दो, भी बना दो, एक्स बना दो, वाई बना दो, जेड बना दो। दिस इज नॉट कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी सोलो में भी होता है बेटा जी, एकल नृत्य में भी कोरियोग्राफी होता है। कोरियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि आप कौन सा मूवमेंट को कौन सा एंगल में ऑडियंस को ऑन स्टेज दिखाते हो, जिससे ऑडियंस को आपका दिया हुआ मैसेज मिल जाए। करेक्ट, मैं ये मानता हूँ बेटा जी। ठीक है, इसलिए मैं कोरियोग्राफी के शब्द को बिल्कुल, और जैसे इम्प्रोवाइजेशन अंग्रेजी शब्द है बेटा, ये तो अपना शब्द है नहीं। हमारा क्या शब्द है, हमारा अपना डांस का क्या शब्द है? ना उपज। अच्छा, टू क्रिएट समथिंग न्यू, उपज होना। इम्प्रोवाइजेशन क्या है? इम्प्रोवाइजेशन क्या है? एक बेस होता है, उससे हम डेवलप करते हैं, यही है ना। बेस तो हमारा ही होता है ना, दूसरे का तो बेस नहीं होगा ना। मार्गम ट्रेडिशन में आता है। मार्गम तो एक अलग चीज है। हाँ। मार्गम तो एक प्रोसीड्योर है कि भाई किस तरह से प्रेजेंट करेंगे हम अपने नृत्य को। मृग शब्द से जो मार्ग आया है कि यानी तुरंत में होना, उत्पत्ति होना, दैट वो वाला मार्ग, मतलब उपज। ओके जी, ज्यादा अच्छा होता है मुझे लगता है कि उपज जी, ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड होता है उपज। उपज मतलब कहते हैं ना कि अच्छा एक चीज और भी बेटा, ये जो उपज है ना, ये उपज कल सीखा हुआ बच्चा नहीं कर सकता है जी, उसके लिए ट्रेनिंग आपकी मजबूत होनी चाहिए आपकी। अब सोनल मान सिंह मैडम उपज कर सकती हैं क्योंकि उन्होंने इतने साल इस कला को साधा है कि उनके पास वो गुण ऑटोमेटिक आएगा कि वो ऑन स्टेज क्रिएट करते हैं। वो उनका पार्ट है, वो उनके मूवमेंट, उनके शरीर का। बिल्कुल, कि अगर वो कुछ करना चाहेंगी, मतलब कि जैसे राधा के ऊपर कोई चीज दिखा रही है और उनको लगा कि जितना उन्होंने करा है उससे और कुछ अलग करना चाहती हैं, ऑन स्टेज हो जाता है। मैं देखा हूँ, मैंने उनके साथ किया है, तभी मैं खुद भोग जाता हूँ ना। वो फिक्स नहीं रहता ना। हाँ। तो हम तो फिक्स वाले थे। हाँ। है ना, डुएट करोगे तो फिक्स रहना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। और फिर बाद में मुझे वो ऐसा करो पता थी। ऑन स्टेज और आपने उनके साथ बहुत यात्राएं भी की हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। बहुत। तो मैम से बहुत अच्छा है। तभी तो मैंने कहा ना कि इतने वर्षों के करने के बाद जाके ये लोग अभी क्रिएट करते हैं, उपज करते हैं जी, है ना। आज तो किसी वक्त भी क्रिएट हो जाता है बेटा, ये मुश्किल है मेरे को। हाँ। अच्छा, सभी कोरियोग्राफर हैं, यही एक बड़ा मुसीबत है। अरे सर सभी कोरियोग्राफर है तो फिर टीचर कौन है, गुरु कौन है? आधे तो पंडित हैं यहाँ, सब पंडित तो सभी लोग हैं यार। मैं भी तो पंडित हूँ ना, आचार्य हूँ जी। तो मैंने तो कभी पंडित नहीं लगाया, क्योंकि ये सब चीजें इंसान को बनाती नहीं है बेटा। ये सब चीजों से लोगों को लगता है, मुझे तो नहीं लगता है। मुझे तो पद्मश्री लिखने में भी डर लगता है, घबराहट पैदा होती, क्यों लिखूं यार। ठीक है ना, मिल गया। कला में काम करें, कला करो यार, कला को करके अपनी जिंदगी को बिताओ ना, वो पद्मश्री से बड़ा है। जीवन मत दो ये सब चीजों का। हाँ, अगर आपके तकदीर में होगा, आपने अच्छा काम किया होगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। मेरा कोई नहीं था बेटा,
मेरा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं, मैं कभी मिला नहीं हूँ, किसी से मिलता नहीं हूँ, और मेरे को शर्म लगती है बोलने के लिए कि मुझे एक प्रोग्राम दो। जितने साल मेरी वाइफ संगीत नाटक में रही, मैं एक प्रोग्राम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप हेलेन आचार्य जी, शी वाज इन सेक्रेटरी आई थिंक एट संगीत नाटक अकेडमी, एंड इतना सिंप्लिसिटी, एंड मैं जब उनसे मिला तो मैं मिला अपने मित्र के माता के तौर पे, तो वो एक बहुत मदरली एक अफेक्शन उनके अंदर है। आपकी पहली मुलाकात हुई कैसे उनसे? हम लोग का हाँ, एक्चुअली ना 1992 नहीं ये वीडियो वो देखेंगे, आपको याद नहीं आप उनसे कब मिले? नहीं हम लोग मिले थे, कहाँ बताया मेरे को? अच्छा। वो यार मैं क्या करूँ, फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो रहा था रशिया, अच्छा, मॉस्को में। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग 400 लोग गए थे, 400 डांसर्स, 400 डांसर्स में 4 कोरियोग्राफर थे, नरेंद्र शर्मा, सचिन शंकर, भोपाल वाले मैडम है ना, और आनंद शंकर। ओके, ये 4, मतलब उनकी वाइफ तनुश्री, ये 4 कोरियोग्राफर थे, और जिससे हेड कोरियोग्राफर था नरेंद्र शर्मा, भरत शर्मा के पिताजी। अच्छा, तो हम भरत भैया के तरफ से गए थे, क्योंकि हम लोग छौ डांसर थे, भरत भैया छौ करते थे, तो हम लोगों को लेके गए थे। हम लोग वहीं मिले थे, ये लोग भी किसी ग्रुप में गए थे, तो हम वहीं मिले थे मॉस्को में, रशिया में। हाँ, तब वो डांस करती थी। अच्छा, हाँ, तब उनकी शायद मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, एमए भी नहीं करी थी। अच्छा, बाद में हम दिल्ली यहाँ आए, यहाँ आने के बाद हम लोग इकट्ठे काम करने लगे। हाँ। काम करते करते फिर हमने निश्चित किया कि चलो हम अगर दोनों मिल जाएंगे तो अच्छा काम करेंगे, फिर हम मिल गए। हाँ, और काम करने लगे, और तब का पासबुक आज तक है। अच्छा, जॉइंट पासबुक हमने रखा है याद के लिए, क्योंकि देखो आदमी उसी के पास सट जाता है ऑटोमेटिक जो उसके कैरेक्टर का होता है। यस, जिसके साथ वाइब्रेशन नहीं मिलेगा वो आदमी कभी सटेगा नहीं जी, वो अलग अलग लगेगा। तो लगा अलग, हालांकि बहुत द्वंद हुई हमारी शादी के लिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण बच्चा था, वो कुछ दूसरे खास से आती है, और हालांकि उन्होंने अडेप्ट किया था, उनका भी, वो लोग भी ब्राह्मण थे, लेकिन वो लोग अडेप्ट कर लिए थे, वो ब्रिटिशर्स के साथ, उनके दादाजी लोग, है ना। तो बहुत द्वंद हुआ हमारे साथ, फिर भी मैंने बोला कि नहीं, जो मैंने डिसीजन लिया, मैंने डिसीजन लिया है और मैं करूँगा। आगे क्या होना है मुझे नहीं पता, आगे जो होगा देखा जाएगा। मैं अपनी कला को काम करके निपट जाऊँगा, तो मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं है, दूसरे क्या बोलने वाले हैं जी। और मेरे को जिंदगी में बहुत हेल्प हुआ बेटा। अगर वो नौकरी करी तो मैं अपना काम करा, कला को आप निर्वाहन कर पाए, क्योंकि फाइनेंशियल नहीं कर कलाकार के लिए नहीं कर पाते ना बेटा। खाने की तो चिंता नहीं थी ना, मेडिकल और खाने की चिंता नहीं थी, बाकी तो मैं निपट लूंगा। सो ट्रू। आज ये क्वेश्चन है, अब हम जैसे जैसे अंत की तरफ जा रहे हैं, आजकल जब हम यात्रा करते हैं एज ए यंग आर्टिस्ट, तो कई बार हम सोचते हैं कि अरे कार नहीं भेजा, फ्लाइट नहीं है, ट्रेन का टिकट फर्स्ट क्लास नहीं है। तो जब आप लोगों ने शुरुआत की उस दौर में कैसे हुआ करती थे? बेटा हम तो बाथरूम में बैठ के भी गए हैं, 3 टायर स्लीपर में, मतलब कंफर्म नहीं हुआ टिकट, क्या करेंगे, प्रोग्राम नहीं करेंगे, प्रोग्राम नहीं करा है। इतना दिन क्या जाते हो, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिलने के बाद की बात बता रहा हूँ मैं तुमको। अच्छा, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड के बाद? अवार्ड की बात बता रहा हूँ। हम लोग गए थे कर्नाटका में, मूडबिद्री बोल के, विरासत आल्वा फेस्टिवल में। पैसे उन्होंने दिया था, लेकिन टिकट तो मिली नहीं, कंफर्म रिटर्न नहीं मिली, जाने का था। अच्छा। रिटर्न नहीं मिली। हम 14 लोग थे, हमारे पास 4 टिकटें, किसी पैसे हमने जुगाड़ किया, हम दिल्ली पहुंच गए बेटा। और कैसे पहुंच गए, वो पूछो मत कैसे पहुंचे, बाथरूम में बक्सा लगा के बैठ के पहुंच गए हम, पहुंच गए। और कर्नाटका मतलब अच्छा खासा यात्रा का समय भी होगा, ऐसा नहीं है कि 4 घंटे पहुंच गए। यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, करते करते दिल्ली पहुंच गए, लेकिन वैसे ही आ गए। सुनो, कलाकार को ये माइंड सेट होना चाहिए कि समय पे हमको 5 स्टार होटल में मिलेगा, और समय पे हमको ढाबा में भी खाना पड़ेगा, और समय पे हमको हवाई जहाज में भी जाना पड़ेगा, और समय पे हमको 3 टायर स्लीपर में भी जाना पड़ेगा। ये माइंड सेट अगर नहीं होगा तो फिर कला नहीं निर्वाह कर सकते हो। और दूसरी चीज है, जहां पॉसिबिलिटी है वहां तुम डिमांड करो, वो जायज है। जहां पॉसिबिलिटी नहीं है वहां डिमांड करने की कोई फायदा भी नहीं। मेरे को तुम कौन सा दोगे तो मैं प्रोग्राम करने जाऊंगा, ये थोड़ी बात है यार। ये गाड़ी चाहिए आपको, बैठ के जाना है ना जी, ये गाड़ी लो, बैठो और जाओ, प्रोग्राम करो, खुद का आओ, उससे और क्या चाहिए यार। और हर ऑर्गेनाइजर आपको एक व्यवस्था करता है जी, उसकी अपने
हिसाब से करता है, उससे भी समझो। कभी ऑर्गेनाइजर साइड भी बन जाओ ना, कभी ऑर्गेनाइज करके भी देखो खुद को प्रोग्राम, तब तुमको एहसास होगा कि ऑर्गेनाइजर को कितना तकलीफ पहुंचता है। तुम तो डिमांड कर देते हो, पूरी फुलफिल नहीं करता, वो दुखी हो जाता है बेचारा अपने आप में आत्मा। इसीलिए सोच के डिमांड करना चाहिए कलाकार को। कभी पैसा खाया है किसी ने? मतलब कि पेमेंट नहीं मिली बेटा। बहुत, मैं तुमको बताता हूँ, अभी एक चैनल आज से 8-9 साल पहले एक चैनल आता था ना, जिसमें खाली मार्शल आर्ट का ऊपर दिखाता था, मुंबई से। अच्छा। वो लेके गया हम लोगों को प्रोग्राम, हमने उसका से रिकॉर्डिंग किया, हमको 1.5 लाख रुपए का बात हुआ था। टिकट दिया था बेचारा। हाँ। टिकट दिया था, 1.5 लाख का चेक दिया, वो बाउंस हो गया। आज तक वो मिला नहीं मेरे को, वो आदमी नहीं मिला मेरे को। दूसरे की बात कर रहे हो, नहीं मिला आदमी। और पूरी बॉम्बे हमने छान मार दी, पूरे बॉम्बे में सारे लड़के हैं एनएसडी के। मैंने कहा ढूंढो उसको, मिलेगा तभी दोनों बेटा। मिला ही नहीं। शो आया वो? हाँ, वो रिलीज हो गया। अच्छा। वो हम चैनल में भी गए, उसने बोला सर ये इसलिए जिसने बनाया था वो तो गायब है। अच्छा, प्रोड्यूसर ही गायब है। हाँ। ओके। कोई ऐसी प्रस्तुति याद है जहां पे सब कुछ खराब हो रहा था? जैसे कई बार होता है आर्टिस्टों के साथ कि बैक स्टेज कुछ इशू हो गया, कॉस्ट्यूम, कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस जब ऐसा लगा? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है बेटा। एक दो जगह मैं खुद चिढ़ के भाग के कॉस्ट्यूम पैक करके चले आया हूँ। अच्छा। नाचा नहीं, मेरा जिद बहुत खराब है बेटा। क्या हुआ है कि सेकंड नंबर पे हमारा आइटम था, मैं दिल्ली की बात बता रहा हूँ, नाम बताऊंगा तो अभी मेरे को भगा देगा वो आदमी। अभी उनका प्रोग्राम हमारा चल रहा है, हमें कर रहे हैं। तो आइटम में प्रोग्राम था, ठीक है, 7 बजे शुरू होना था। 7:30 तक एक पहला आइटम था, 7:30 के बाद हमारा प्रोग्राम था। हम उस हिसाब से तैयार होके अपने गाड़ी में बैठ के चले गए। कहाँ वहाँ झंझट करेंगे, पहनेंगे कपड़ा। भाई हम 9 बजे तक इंतजार करते रहे, प्रोग्राम होता रहा, हमारी बारी नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने बच्चों को बोला कॉस्ट्यूम पैक करो और चलो। कॉस्ट्यूम पैक करे चले आए। प्रोग्राम नहीं किया, नहीं करा। मैं इस मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ बेटा, मेरा जिद बहुत है। अभी पार्वती दत्ता जी ने बिल्कुल बुलाया था हमको वहाँ, हमने गए वहाँ, सुबह क्लास किया मैंने, शाम को प्रोग्राम था। मैंने उनको बोल दिया पार्वती जी पहले आप नाच लीजिए, मैंने खुद बोला पहले आप नाच लीजिए, कितना दिन नाचेंगे आप मुझे बता दीजिए जी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो हम उस हिसाब से कॉस्ट्यूम पहनेंगे, क्योंकि मुझे सबसे खराब लगता है बेटा कि कॉस्ट्यूम पहन के सब कुछ रेडी होके बैठना, मेरे को लगता है कि पहनूं प्रस्तुत करो, चलो स्टेज। ऑल्सो बहुत हैवी होता है कॉस्ट्यूम, मैंने खुद भी मास्क खराब लगता है बेटा। हम उत्सुकता में हमने बॉडी शुभम से पूछा कि हम ट्राई कर सकते हैं क्या, रिस्पेक्टफुली, बिकॉज आई वांट, एंड मैंने वो मास्क पहना था और 15 सेकेंड और ऐसे लगता है कि सांस, मैं तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा ऐसे हो गया कि कैसे करते लोग। हम लोग 20-20 मिनट 25-25 मिनट नाचते हैं, लेकिन इसीलिए हम चाहते हैं कि हम कॉस्ट्यूम पहन लें, क्योंकि बॉडी लस्ट हो जाएगा ना तो वो एनर्जी नहीं देगा तुमको। बहुत हैवी कॉस्ट्यूम होता है, वो एनर्जी नहीं देगा तुमको। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके टाइम पे करके हम टाइम पे नाच लें। अच्छा, कोई ऐसी प्रस्तुति जो आपके हृदय के बहुत करीब है कि जब आपने वो डांस किया तो आपको लगा कि आज मैंने कुछ तो अचीव किया है, या कुछ ऐसा फील हुआ कि शायद आज के लिए ही मैं इतने सालों से सीख रहा था? कोई ऐसी 1987 में एक कलकत्ता में जलान जी के यहाँ, श्यामानंद जलान जी के यहाँ पदातिक में एक सेमिनार हुआ था, इंडिया इंटरनेशनल मार्शल आर्ट एंड थिएटर डांस। अच्छा। जिसमें अमेरिकन स्कॉलर रिचर्ड सेचनर, रिचर्ड एमार्ट, एंड्रू टी सुवाकी, बहुत लोग आए थे जी। और उसमें ये जो सुरेश अवस्थी जी मैंने बोला था ना चेयरमैन थे, ये कन्वेनर थे उस वक्त वहाँ। अच्छा। तो उन्होंने मेरे फादर को रिक्वेस्ट करके मेरे को मंगवाया था डेमो करने के लिए, तो मैंने डेमो किया था। डेमो करने के बाद रिचर्ड सेचनर जो मेरे जब हम लोग सीख रहे थे गुरुजी लोगों के पास, तो वो सरायकला आए थे जी, जिनकी अभी बहुत अच्छी थ्योरी है मार्शल आर्ट के ऊपर, एक्टिंग की थ्योरी है, हमारी चीजों को लिखा उन्होंने अंग्रेजी में और उनकी थ्योरी बन गई जी। हम लोग तभी तो मैंने कहा ना कि हमारी चीजें बहुत बड़ा है बेटा, हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपने ही बढ़ोतरी के लिए चिंता कर रहे हैं, कला की बढ़ोतरी के लिए चिंता करेंगे तो कुछ कर डालो यार, अच्छा बनेगा। तो उन्होंने मुझे ना गोदी में उठा लिया, उन्होंने ये सब बोल के उठाया। कितने साल के थे आप उस वक्त? परफॉर्मर था मैं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था। अच्छा। हाँ, उन्होंने 87 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। 87 की। और उन्होंने मुझे गोदी में उठा के बोला कि ही लाइक केदारनाथ साहू, मतलब मेरे गुरु जी की तरह।
हाँ वो मुझे बहुत खुशी लगा कि मैंने अपने गुरुजी की तरह अगर दिख रहा हूं तो मेरे गुरुजी का बहुत बड़ा देन है मेरे ऊपर। वो सबसे बड़ा हमारा खुशी का दिन था। ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि जब आप बोल रहे हो कि आपके लिए प्राइड की बात है, क्योंकि ये रीसेंट फिनोमिना था। और मैंने अभी रिसेंटली रमा जी से पूछा था, मेरी करंट गुरु रमा वैद्यनाथन जी से, कि लोगों को ये समझना होगा कि ये छात्र अपने गुरु के जैसा ही दिखेगा। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे दे ऑल डांस लाइक रमा वैद्यनाथन। सो जब मैं गुरुओं से बात कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज समझ में आ रही है कि एक्चुअली जो हमें ये कई बार लोग बताने की कोशिश करते हैं कि यू ऑल लुक लाइक हर। सो नाउ व्हेन यू आर सेइंग इट कि इट्स अ प्रिविलेज टू लुक लाइक योर गुरु। बिल्कुल हो सकता है हम उनके तरह ना नाच पाए आगे, करेक्ट, बट लेकिन उनकी दी हुई चीजों कर हम जब दिखाएंगे ना तो पब्लिक आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये उसकी स्टूडेंट है। कि एक वो जैसे रमा जी को अगर देखोगे तो यामिनी कृष्णामूर्ति दिखती है। करेक्ट, आपने यामिनी जी को देखा है राइट? हाँ, तो अब आप इसके अरे रमा जी के साथ हमने एक टूर किया था। रमा उनके मतलब वो सरोजा जी है ना, हमने My first हाँ जी। वो क्योंकि ये जो रमा जी का हस्बैंड है वो उस वक्त जापान में पोस्टिंग थे जी, तो सीरी कामेश जी। अरे अभी भी मेरा फोटो है, ये दोनों जो बच्चियां थी ना, सन्निधि एंड दक्षिणा वैद्यनाथ। हाँ दक्षिणा, जी। वो सन्निधि तो गोद में बहुत थी, छोटी गोद थी। में थी। मेरे को विंग्स में उसकी गोद दे देते थे, मैं नाच के आता था, मैं गोद में रखता था और रमा नाचने जाती थी, फिर रमा आती थी, फिर मैं रमा को ट्रांसफर करता था। अच्छा। ये भी हम वो बच्ची को मेरे को याद है, तभी तो रमा जी मेरे को बहुत प्यार करती है, इसलिए करती है कि हम लोगों ने जिंदगी में वो जो एक महीना बिताया है ना जापान में, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। वाओ। तो गुरु से अगर सही शिक्षा लोगे बेटा तो गुरु जैसा बनना मुश्किल है, लेकिन गुरु जैसा दिखना तो हो जाएगा। ये तो मैं बात बता सकता हूँ, थोड़ी बहुत हाँ, दिखेगा और लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये तो इसके ही स्टूडेंट है, चाहे तुम कितने भी और किसी के पास चले जाओ। जी, समझ गया ना? तो इसीलिए वो दिखती है। नाउ हम लोग ऑलमोस्ट अंत की तरफ आ गए हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत ऐसे नहीं है। अपार्ट फ्रॉम छाओ डांस, अगर आपको कोई एक नृत्य है कि आप सोचते हैं कि ये शायद मुझे बहुत पसंद है, ऐसा कौन सा नृत्य है? कोई एक डांस सिर्फ, अपार्ट फ्रॉम छाओ को नहीं आप बोल सकते। ओडिसी डांस, बट ओडिसी भी मैं नहीं, ओडिसी को भी हटाते क्योंकि वो घर के पास का है। ओडिसी और छाओ को हटाते हैं। मुझे कुचिपुड़ी बहुत अच्छा लगता है। कुचिपुड़ी क्योंकि उसमें जो उछाल है ना, हाँ। जो लिफ्टिंग है ना, मतलब क्या बोलेंगे उसको, आकाशचारी जो कुछ है, बहुत अच्छा लगता है। भरतनाट्यम एक ग्राउंडेड है, उसका एक महत्व अलग है जी, मैं ये बात को मानता हूँ। क्योंकि मैंने भरतनाट्यम जब से देखना शुरू किया है, मुझे ऐसा लगता है कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी थोड़ा हम लोग थोड़ा उछल कूद वाले है ना, हाँ। तो वो थोड़ा एक उसमें एक थोड़ा सा नखरा है बोल सकते। जैसे कथक में 3 स्टाइल है ना बेटा, 3 या 4 स्टाइल जो भी होते हैं, लखनऊ, लेकिन जयपुर घराना जिस तरह से उछल कूद है ना, द स्पीड, अरे स्पीड क्या, जो उछल कूद है ना, उनका जवाब नहीं है। आई थिंक बिकॉज ऑल्सो छाओ के हाँ, दो स्ट्रेंथ जो उसमें, क्योंकि मुझे आकाशचारी बहुत पसंद है, भूमिचारी कम है। अच्छा, इसलिए कोई ऐसे डांसर जिन्होंने आपके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया? राम गोपाल जी, उनकी बॉडी, या उदय शंकर, उनकी बॉडी बहुत अपने आप में ठीक था। वो डांस कैसे करते थे नहीं, उनका बॉडी अपने आप में इतना सुंदर था कि वो कोई भी एक पोस्चर लेते थे ना, सुंदर लगता था। तुम उदय शंकर जी को देखो, एक उदय शंकर जी 6 महीने हमारे सरायकला में थे, और उसके बाद उन्होंने वो फिल्म बनाई थी जो उनके ऊपर बनी थी, उसमें जितनी ये वाला मूवमेंट है ना, ये सब हमारा सागर का है। इतना बढ़िया। अच्छा, अगर कोई एक ऐसा डांसर जिसको आप स्टेज पे देखना मिस करते हैं कि ये बहुत अच्छा नाचते थे या नाचती थी, मैं शायद और देखना चाहता उनको, कोई ऐसा डांसर जो? देखो, मैंने 2 डांसरों को देखा है और दोनों में मुझे समानता नजर आई है। एक तो जामिनी जी और एक सोनाल मान सिंह। अरे वाह। अपने समय में उनका अभी भी तुम आता है, छोड़ते हैं वो लोग देखना, दोनों ही सुंदर थे और दोनों का स्टांस बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। अच्छा, और मुझे मैडम की भरतनाट्यम भी मैंने देखा है और ओडिसी भी देखा है। मुझे मैडम की भरतनाट्यम बहुत पसंद है। अच्छा, हाउ लवली। क्योंकि वो उनका पहला था। हाँ, ओडिसी बाद में। करेक्ट। अगर आप एक राग होते, आचार्य जी, अगर आप एक राग होते तो कौन सा राग है कि इफ यू आर नॉट अ ह्यूमन, इफ यू आर अ राग, आप कौन से राग होते?
एक तरीके से बोले कि अगर आपका मैनिफेस्टेशन एज अ राग होता जो आपके दिल के बहुत करीब है, कि वो आपको एक्सप्लेन कर सकता। बसंत बहार। अरे वाह, वेरी नाइस। क्योंकि ला ना ना दा ना रे दा ना ना दा रे ना दा ना ना नव नव तरुगन नव वृंदावन। कितना सुंदर है। क्या बात है। अगर आप कोई एनिमल होते तो कौन से होते? हिरन। हाँ, हिरन। हिरन। मुझे लगा था कि आप शेर बोलेंगे शायद। हिरन। शेर की जो इंस्टिंक्ट है ना, बड़ा खतरनाक इंस्टिंक्ट है बेटा। अच्छा। मैं तो काम करता हूँ ना। हाँ। हिरन की जो चंचलता है ना, वो अगर जिंदगी में आ जाए ना तुम्हारा, अच्छा। तो तुम बहुत फ्लरिश करोगे। अगर एक बर्ड होते तो कौन से बर्ड होते? चिड़िया। चिड़िया। हाँ। चिड़िया में देखो, मेरे को तो एक ही लक्ष्य होता है, जैसे बाज होता है, हाँ। गरुड़ होता है, हाँ। या बगुला। अच्छा, बगुला। बगुला का जो ध्यान होता है ना, वो एक ही जगह होता है, अपने शिकार की ओर, और कहीं नहीं। जब तक वो शिकार नहीं कर लेगा, उसका ध्यान वही रहेगा। इसलिए कहते हैं ना, स्टूडेंट का जो चरित्र कैसा होता है, बकत ध्यान। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वानने। बिल्कुल एक। अगर उसके बाद से अगर आप कोई डांस कोरियोग्राफी होते तो कौन सी कोरियोग्राफी वर्ड से आपको थोड़ा सा? नहीं, बोलो। डांस कॉम्पोजिशन होते तो कौन से डांस कॉम्पोजिशन? देखो, मुझे अच्छा लगता है कि मैं माइथोलॉजी से लूं, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कोरियोग्राफी करूं। मैं तुमको उदाहरण देता हूं। ऋग्वेद का, हमने ऋग्वेद से रात्रि सूत्र से रात्रि को लिया। अभी हम परफॉर्मेंस करते हैं, देखना। रात्रि सूत्र में केवल रात्रि के ऊपर ही लिखा गया है, रात्रि के बारे में बोला गया है कि रात्रि कितना भयंकर है, रात्रि कितना शांत है जी। लेकिन अंधेरा को ऑन स्टेज में कितना दिखाऊंगा, ये मैंने सोचा। अंधेरा बहुत ज्यादा नहीं दिखा सकते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों नहीं आज की परिप्रेक्ष्य में इसको लिया जाए। हमारे गुरुओं ने बड़ी सोच लगाई इसमें, और उन्होंने क्या बोला कि ये जो संध्या है, क्योंकि जनरली संध्या होती है तो रात आती है, रात आती है तो चंद्रमा आता है, चंद्रमा आता है तो सुबह होता है, एक रूटीन है जी। तो संध्या, उन्होंने कहा कि जो संध्या देख रहे हो कैरेक्टर मेरा, ये कैरेक्टर संध्या माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, लेकिन ये हिंदू नारी है जो रोज शाम को शंख बजाकर, दिया जलाकर काल रूपी रात्रि का आह्वान करती है, जो मेरे जिंदगी में सुखद हो। ठीक है। फिर रात्रि आता है जी। रात्रि अपना अंधेरा को बिखारता है, स्टार उसमें चमकते हैं, फिर भी इंसान को शांत नहीं लगता है। कहता है कि चांदनी रात ही अच्छा है। तो चंद्रमा आई। उन्होंने फिर कहा कि चंद्रमा, ये जो देख रहे हो, ये चांद वो चांद नहीं है, ये चांद इस चराचर जगत का प्रतीक है, जो ह्यूमन बीइंग से लेकर पशु पक्षी से लेकर जितने भी लोगों को आंख बंद होता है, सोते हैं, मतलब उनका प्रतीक है। वो अपने माँ की गोद में रात को सो जाते हैं। कितनी सुंदर कॉन्सेप्ट जी। कितनी आज के लोगों को समझाने के लिए भी हो गया, उधर रात्रि सूक्त भी हो गया हमारा जी। तो रात्रि आपकी फेवरेट कंपोजिशन? यू हैव रात्रि। हम ऑलमोस्ट एंड में हैं आचार्य जी। अगर आप अपने उस 25 साल यंग वर्जन लड़के से मिलते जो एक क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई कर रहे थे, तो कुछ ऐसा है जो आप उनसे बोलना चाहेंगे उस समय जो आपके दिमाग में चल रहा था अपने नृत्य को? देखो, हम लोग इतने लोग नाच रहे थे जी। हम लोग इतने लोग पढ़ाई करे, मेरे सारे दोस्त लोग अलग अलग दुनिया में पहुंच गए, रिटायर्ड भी हो गए, कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई। और जो डांसर थे, जो मेरे साथ डांस कर पार्टनर बन के या डांस करे, उन लोगों ने मेरे साथ करा, लेकिन उन लोगों ने मेरी तरह सोचा नहीं। अगर उस वक्त सोच दिए होते ना मेरी तरह, तो आज वो मेरे तरह होते। सोचा नहीं। ये सबका इंडिविजुअल है, मैं मानता हूँ, इस बात को मैं भी मानता हूँ। मेरा इंडिविजुअल था तो मैं आगे बढ़ा, और अगर इंडिविजुअल नहीं होता तो मैं भी नहीं आगे बढ़ता, है ना। अब आने वाला जनरेशन को मैं एक चीज का बहुत बढ़िया संदेश देना चाहता हूँ कि भाई, ये नृत्य, अभिनय, संगीत, ये तीनों चीज एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में आपको डलना पड़ेगा जी। उसके लिए टाइम चाहिए। जल्दीबाजी शॉर्टकट वे नहीं है।
जिंदगी बीत जाती है, कुछ कुछ समझ आती नहीं है, जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है कुछ कुछ आने में, समझने में। अभी भी हम सीखते हैं। जब बच्चों को मैं एक साथ 10 बच्चों को कराता हूँ, एक ही मूवमेंट सिखाता हूँ, उनके 10 की बॉडी से जो 10 तरह के मूवमेंट निकलते हैं, मेरे लिए कितना इंटरेस्ट होता है। करेक्ट, सो ट्रू, सो ट्रू। अगर आप डांसर नहीं बनते तो आप क्या बनते? देखो, मैंने डांसर नहीं बनता, मैंने वो दूसरा भी बन के देख लिया बेटा, इसलिए तो छोड़ दिया। मैं 4 नौकरी छोड़ चुका हूँ। 2 अच्छा। स्टेट गवर्नमेंट की, 2 सेंट्रल गवर्नमेंट की। क्या क्या थी वो नौकरी है? फर्स्ट नौकरी था मेरा डायरेक्टर गवर्नमेंट शोडाउन सेंटर, डायरेक्टर था एक इंस्टीट्यूशन का बहुत बड़ा। अच्छा। सरकारी गाड़ी, सरकारी घर सब मिला था मेरे को सरायकला में, वो छोड़ दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में मेरे को अपॉइंटमेंट मिला था, वहाँ छोड़ दिया। NSD में मिला था, वहाँ छोड़ दिया। और दिल्ली में ऐसा कोई बड़ा सोसाइटी स्कूल नहीं है जहाँ मैं नौकरी कर छोड़ा नहीं है। अच्छा। लास्ट नौकरी मेरा और गीता चंद्रन का सरदार पटेल। अच्छा। छोड़ दिया हमने, उसके बाद हमने स्कूल में नौकरी स्कूल नौकरी हमारी बस की नहीं बेटा। किसी को सलूट मारने के लिए हमको बहुत तकलीफ होती है, या प्रेशराइज से काम करने के लिए। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। आज मेरा मन करा मैं स्टूडेंट से क्लास लूंगा, आज नहीं मन करा मैं स्टूडेंट से क्लास नहीं लूंगा, कल मेरा मन करा मैं 12 घंटे काम करूंगा। करेक्ट, वो फ्रीडम ऑफ थॉट प्रोसेस। इसीलिए मैंने कभी नौकरी करा नहीं, और मुझे इस लाइन में आना था बेटा जी, इस लाइन में आना था। इसीलिए मैं शायद इतने दिन तक स्ट्रगल करता रहा और इसी लाइन पे चल रहा है। अभी तक मैं स्टिल कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसलिए कि चलो एक जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे पहुंच रहे हैं, तो एक को अच्छी तरह से करके ख़त्म करें, एक अच्छा नोट पे ख़त्म किया जाए इस कला का, कि जिस कला को लोग आगे तक याद रखें। करेक्ट। हमें कितना याद रखें मुझे कोई मतलब नहीं है, कला को याद रखें कितना, ये मेरा मतलब। किसी चीज से डर लगता है ऐसे? क्या क्या आपको, what makes you the most feel scared? कोई ऐसी चीज जिसको सोच के बहुत ऐसे लगता है कि अरे। नहीं देखो, ऐसा तो इनसिक्योरिटी तो है ही। अगर आप जो आज यंग जनरेशन सोचती है कि अगर मैं इसको सीखूं तो मेरे को क्या फायदा होगा, लेकिन होगा, आपको लगे रहना पड़ेगा। एक दूसरा चीज है, मेरे को लगता है कि आगे इस कला को किस तरह से लोग लेंगे, परफॉर्मर किस तरह से सस्टेन कराएगा, क्या वो हमारे तरह बनेगा या उसका दिमाग कुछ और होगा, इसके ऊपर थोड़ी मेरी सोच तो लगती है बेटा, चिंता कि क्या इसका भविष्य होगा। क्या भविष्य, और डिपेंड करता है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सोचता है। करेक्ट। हाँ, हम किस तरह से सोच रहे हैं ये हमारा है, वो किस तरह से सोचेगा वो उसका होगा। करेक्ट। लेकिन कला बचेगी बेटा, कला मरती नहीं है, कला सस्टेन होकर रह जाएगा, ये बात नहीं तो। एंड विद दिस हम आज के अंत में आए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद आज जुड़ने के लिए, और अपना पूरा एक जितने ये सालों का काम है इसको एक छोटे से साक्षात्कार में पूरी तरीके से जानना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने समय निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड whoever is watching us, thank you so much for joining us, and it is our pleasure that we can bring out conversations like this so you can enrich yourself and learn something from it. Thank you so much once again. Thank you बेटा। नमस्कार। नमस्कार।